यानी कि अगर मैं भाग रहा हूँ और मेरा एक पैर भागने के लिए मना कर दे तो सोचिए मेरा क्या हाल होगा। तो इसी तरह मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ कंबाइन होकर रन करते हैं, तभी मेरी बॉडी जो है जाके प्रॉपरली मैं भाग पाता हूं या फिर दौड़ पाता हूं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं, जब सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि आगे बात करेंगे, देखिए कि जो एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है, एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। देखिए नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारे सारे एक्टिविटीज को। जितने भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे वो पानी पी रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उस जगह पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ही आपका कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है टोटल बॉडी को और प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसमें ज़रूरत पड़ती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, यानी कि भागने के लिए, दौड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली, यानी कि मेरे बॉडी के अंदर की कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे क्या करना है कि पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को आगे बढ़ाऊँगा और पानी का ग्लास उठाकर पी जाऊँगा। तो ये क्या हुआ, ये एक इंटरनल स्टिमुली हुई। इंटरनल, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना उठाया और माउथ में डाला, उसको चबा के मैं खा गया। तो ये सब क्या होती हैं, इंटरनल स्टिमुलिस होती हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात कर लें तो एक्सटर्नल क्या है, जैसे कि आप खड़े हुए हैं और आपको एक कुत्ता देख के भौंकना चालू कर देगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपना हाथ पैर जोर से इस्तेमाल करके भागना चालू कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल स्टिमुली या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ये सारे के सारे जो सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी में, सारे के सारे कंबाइन होके काम करते हैं, तभी जाके हम कोई भी फंक्शन को जो है अंजाम दे पाते हैं, भाग पाते हैं, चल पाते हैं, खाना खा पाते हैं। और इसमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए जब भी हमें कोई काम करना है तो वो मैसेज जो है ट्रांसफ़र होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक थ्रू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं फिर रिले होते हैं ताकि हम उस एक्शन को कर पाएँ। जैसे कि पानी का ग्लास उठाने के लिए मेरे अंदर मन में ख्याल आया कि मेरे को प्यास लग गई है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तब मैं क्या करूँगा, इस हाथ के ज़रिए से उठाऊंगा ग्लास को और फिर पानी पी लूँगा। ये रेस्पॉन्ड कर लिया मैंने, स्टिमुलस मेरे अंदर आया, पानी पीना है, और ग्लास को मैंने उठाया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़रिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हुए मेरे बॉडी में, तब जाके मैंने ये एक्शन को या फिर इस रेस्पॉन्ड को मैंने परफॉर्म किया है। तो यही आपकी एनिमल नर्वस सिस्टम में कहा जा रहा है कि जितने भी एडवांस एनिमल्स हैं जिनके पास भी न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल प्रेजेंट हैं, वो सब के सब जो हैं इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस से ही अपने बॉडी को सिस्टमैटिक मैनर में रन कर पाते हैं। आगे बात करते हैं कि स्टिमुलस होती क्या है। स्टिमुलस होती क्या है, इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो सर क्या लिखेंगे। देखिए स्टिमुलस जो है इज एन एजेंट हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकती है, या फिर आपका केमिकल चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकता है व्हिच ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपके पीछे मान के चलिए कि आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई है तो आपके स्किन में आपको फील होगा, हीट महसूस होगा, तो आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी भागना चालू कर देंगे। तो आपकी एनवायरनमेंट में, आपके आसपास में आग लगी है तो वो एक केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हीट महसूस हो रहा है वो एक स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के ज़रिए से आपने जो रेस्पॉन्ड किया, आपने जो भागना चालू किया, वो एक रेस्पॉन्ड कहलाएगा जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन को याद रखिएगा। कोई भी एक ऐसा एजेंट यानी कि क्या, जैसे कि आपको कोई मधुमक्खी आ रही है दौड़ाने के लिए, भागने के लिए, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे क्योंकि वो काट देगी। और या फिर कोई फैक्टर हो अपने एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से आपके बॉडी में
चेंजेस आ रही हैं, आपको कोई रेस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्टिमुलस। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि रेस्पॉन्स होता क्या है। व्हाट इज रेस्पॉन्स? देखिए रेस्पॉन्स यानी कि कोई भी रिएक्शन, आपके अंदर कोई स्टिमुलस आई, उसके अकॉर्डिंग आपने रेस्पॉन्ड करा। ऐसा नहीं कि आपके पीछे आग लगी है, आप पानी 2 गिलास पी देंगे तो हो जाएगा, आपको भागना पड़ेगा और पर्टिकुलर रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जितना भी चेंजेस होगा एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ता है? रेस्पॉन्स करना पड़ता है। सो रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस। जिस टाइप का स्टिमुलस होगा उसी टाइप का आपका रिएक्शन होगा। आगे बात करते हैं कि व्हाट आर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स यहाँ पे बात आती है कि सर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखिए रिसेप्टर्स आपके ये हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकती है, जिनके पास एक पर्टिकुलर टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। जैसे मेरे आँखों की बात कर लूँ तो मेरी आँखें जो हैं वो लाइट को कैच करती हैं, समझ रहे हैं, लाइट को कैच कर रही हैं, तो उनके पास फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लाइट को कैच करने वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर्स यानी कि कोई भी ऐसा सेल या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन व्हिच आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग ए पर्टिकुलर स्टिमुली एंड इंडिकेट ए रेस्पॉन्ड। यानी कि कोई भी एक ऐसा आपका सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी में हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं। एक आपका आँख हो गया, नाक हो गया, माउथ हो गया, टंग, स्किन हो गया, ये सब आपके कान हो गए, ये सब आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं। और ये सेंस ऑर्गन में होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग चीज़ों को कैच करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बुरा स्मेल आ रहा है और मेरे स्किन को पता लग जाए कि भाई बुरा स्मेल आ रहा है, या मेरी आँखों को पता लग जाए कि कोई बुरा सा स्मेल है। किसको पता लगेगा? मेरे नाक को पता लगेगा। तो मेरे नाक में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि उन चीज़ों को वो कैच करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो सारे सेंस ऑर्गन के पास अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और उसी रिसेप्टर के ज़रिए से ही हम जो है अलग अलग चीज़ों को रेस्पॉन्ड करते हैं। आगे बात करते हैं कि रिसेप्टर्स के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। पहले बात करते हैं कि गैस्ट्रोटोरी रिसेप्टर्स आपके होते हैं, ये आपके लोकेटेड होते हैं कहाँ पर? आपके टंग में होते हैं, माउथ या टंग में, पर्टिकुलरली टंग में होते हैं। यानी कि जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपके टंग में, 4 अलग अलग टाइप के टेस्ट बर्ड्स हैं। जैसे कि आपको अगर सोर टेस्ट हो रहा है, कोई बिटर टेस्ट हो रहा है, या फिर स्पाइसी टेस्ट हो रहा है, ये सब जो टेस्ट हैं वो आपके गैस्ट्रोटोरी रिसेप्टर्स के द्वारा ही पहचाने जाते हैं और वही स्टिमुलस आपके ब्रेन में जाती है, तब जाके आप उस टेस्ट को महसूस कर पाते हैं। तो पहला रिसेप्टर टाइप्स याद रखिएगा क्या? गैस्ट्रोटोरी रिसेप्टर्स। दूसरे रिसेप्टर्स में आते हैं, इसको बोलते हैं क्या? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो मतलब क्या? हीट। बात हो रही है हीट को डिटेक्ट करने वाली रिसेप्टर्स की। ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? स्किन में। आपके स्किन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सर्दी का मौसम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि फटाक से स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं। गर्मी का मौसम हो जाए तो क्या करते हैं कि फ़ैन कूलर लगा देंगे ताकि बॉडी जो है हीट ना हो। तो हमारी बॉडी को महसूस हो पाता है कि कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कहाँ पर डिक्रीज हुआ है, और इसी को हम कहते हैं क्या? थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्किन में। बात करें अगर ऑल फैक्टोरी रिसेप्टर्स की, तो ऑल फैक्टोरी रिसेप्टर्स आपको पता है कि आपके जो नाक हैं, नोज हैं, उनके पास होते हैं ऑल फैक्टोरी रिसेप्टर्स, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास। जब भी आपको कोई बुरा स्मेल महसूस होता है तो नाक में आपके पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं वो उस स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं और भेज देते हैं ब्रेन के पास, तब जाके हमें वो स्मेल जो है पता लग पाता है कि अच्छा स्मेल है या फिर बुरा स्मेल है। बात करें कि फोटो रिसेप्टर्स की, फोटो मतलब होता है क्या? लाइट। तो लाइट के रिसेप्टर्स आपकी आंखों में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई
बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आपकी आंखों में गिरती है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर जो है अंधेरा होता है तो आप देख नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट की एब्सेंस होती है। तो लाइट के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपकी आंखों में, तो इनको हम बोलते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके आईज में। बात करें अगर फोनो रिसेप्टर्स की, फोनो रिसेप्टर्स यानी कि जो आपके कान में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, फोन यानी कि साउंड, फोनो मतलब साउंड, तो आपकी ईयर में जो आपके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि किसी भी साउंड को कैच कर सकते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक सेंड कर सकते हैं, तो उन रिसेप्टर्स को जो कि उनको कैच कर रहे हैं उस स्टिमुलस को, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फोनो रिसेप्टर्स, डिटेक्ट साउंड। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज ए न्यूरॉन, न्यूरॉन होता क्या है, किसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। देखिए न्यूरॉन एक नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं, नर्व सेल इज कॉल्ड द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को अगर हम डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा न्यूरॉन का, और समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम एक तो बना दिया, जनरल डायग्राम। यहाँ से जो ये आपके वायर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और इस डेंड्राइट के नीचे की ओर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है टोटल बॉडी वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी, या फिर इसको हम सोमा का नाम से भी बोलते हैं, SOMA, सोमा ही बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो टोटल आप लंबा सा लाइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सॉन, एक्सॉन। और ये वाली पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट नर्व एंडिंग, इसको हम बोल रहे हैं क्या, नर्व एंडिंग। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका बॉडी है, और ये वाला पार्ट एक्सॉन, और एंड वाला पार्ट नर्व एंडिंग कहलाता है। अगर ये सब चीज़ आप याद रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। देखिए कभी भी जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर आता है तो पहले वो जाके पहुंचेगा इनके पास, डेंड्राइट के पास जाके पहुंचेगा। इन डेंड्राइट्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स। सर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए हमारे जो स्किन में जो नर्व सेल होंगे उनके पास क्या होगा, हीट को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर्स होगा। आँखों में जो नर्व प्रेजेंट हैं उनमें प्रेजेंट होगा फोटो रिसेप्टर्स। तो इस तरह के सारे अलग अलग डिफरेंट आपके जो सेंस ऑर्गन हैं, सभी सेंस ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई स्टिमुलस आएगी हमारी बॉडी में, चाहे हीट आ जाए, चाहे कोई कुत्ता भागने दौड़ाने आ जाए, तो होगा क्या कि इस मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा डेंड्राइट के पास, और ये डेंड्राइट क्या करेगी, उस इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देगी। पहली चीज़, ये जो मैसेज आ रही है वो एक केमिकल मैसेज से आ रही है। ये यहाँ पे जो मैसेज आ रही है केमिकल मैसेज है, और जब ये बॉडी में आएगी ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और ये ट्रांसफ़र होगी एंड ऑफ द नर्व में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रही है नर्व एंडिंग में, और इस नर्व एंडिंग में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, और ये एक केमिकल रिएक्शन होगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन से आपके डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर नर्व के पास गई, और यहाँ से फिर से वो केमिकल में बदल जाएगी। और एक न्यूरॉन, फिर दूसरा अगर हम यहाँ पे और एक न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसके साइड में, तो इस न्यूरॉन के पास भी कुछ होंगे डेंड्राइट्स। तो इस न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकली है वो इसके डेंड्राइट में जाके फंस जाएगी, यानी कि इस डेंड्राइट के पास भी अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास जब ये आ जाएगा तो वही फिर से प्रोसेस चलेगा, फिर वो केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल बन जाएगा, फिर यहाँ से जाते हुए नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर यहाँ से फिर से एक केमिकल निकलेगी।
फिर दूसरे डेंड्राइट के पास पहुंचेगी, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, ऐसा करके ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। और इलेक्ट्रिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, ये प्रोसेस जो है जाती रहती है। और जब तक ये मेन सेंटर पॉइंट तक इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए, यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। और याद रखिएगा, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो आपको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो गैप दिख रही है, इस गैप को हम कहते हैं सिनाप्स। इसको हम बोलते हैं क्या, साइनाप्स बोलते हैं। और ये साइनाप्स जो है गैप होती है एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है, ये जो आपका एक डेंड्राइट हो गया और ये आपका हो गया नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच में जो गैप होती है, उस गैप को हम बोलते हैं क्या, साइनाप्स। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया क्या, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्मिनल, एक्सॉन का टर्मिनल है नर्व एंड, ये टोटल वाला पार्ट आपका नर्व एंड कहलाता है। यहाँ पे जो आपको जो एक्सॉन है उसके ऊपर एक कवरिंग मिलती है, कुछ सेल्स की जो रिलीजिंग होती है, सब्सटेंसेस कुछ होती हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, श्वान सेल, श्वान सेल। और ये इसके ऊपर जो कवरिंग है, उनके ऊपर जो सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है एक फ्लूइड की, उसको हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीट बोलते हैं, माइलिन शीट। और ये जो गैप्स होती है इसके और इसके बीच में जो गैप है, उस गैप को हम बोलते हैं क्या, नॉड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये आपको सेल बॉडी को आपने सोमा भी बोल सकते हैं, सेल बॉडी। और ये आपका न्यूक्लियस कहलाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नॉड ऑफ रेनवियर क्या है, गैप्स है एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में। श्वान सेल क्या है, श्वान सेल, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रिलीज करते हैं आपके माइलिन शीट को, और समटाइम्स श्वान सेल रिलीज करते हैं माइलिन शीट को। श्वान सेल जो है, ये सेल जो है, यही एक आउटर कवरिंग को रिलीज कर रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीट। और ये आपको डायग्राम याद में रखना है, एग्जाम में आने वाला है। बात करें अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो यहाँ पे याद रखिएगा पहली चीज़ है क्या, आपकी सेल बॉडी। सेल बॉडी आपके पास है, और सेल बॉडी यहाँ पे इसको हम सोमा भी पुकारते हैं। इट हैज़ एबंडेंट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे बहुत सारे आपके साइटोप्लाज्म भरे पड़े रहते हैं हर जगह पे। और साइटोप्लाज्म आपको पता है जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो है वो पड़े रहते हैं। एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स बट लैक सेंट्रियोल, इनके पास सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ रखा है क्लास 9th में, सेंट्रियोल की बात हो रही है। तो सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बात कर लें अगर डेंड्राइट की, डेंड्राइट की बात करते हैं कि ये वाला पार्ट आपका डेंड्राइट कहलाता है। दे पिक अप द नर्व इम्पल्स, जब भी कोई नर्व इम्पल्स आती है, कोई फंक्शन हमें करने के लिए स्टिमुलस आती है, तो उसको पिक कौन करता है, उसको पकड़ के अंदर लेकर कौन जाता है, तो आप बोलेंगे सर डेंड्राइट ये काम करती है। एंड ऑल्सो हेल्प इन जॉइनिंग वन न्यूरॉन विद द अदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम भी आपका डेंड्राइट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंड, दोनों मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनाप्स। तो दोनों को जोड़ कौन रहा है, एक का डेंड्राइट और दूसरे का नर्व एंड। बात करें अगर एक्सॉन की, तो एक्सॉन इट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो आपका ये एक्सॉन वाला पार्ट है, इस इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास भेजने के लिए काम करता है। और एक्सॉन टर्मिनल एंड इस मसल्स फाइबर से बने हुए होते हैं, ग्लैंड्स और कंबाइंड विद डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
कि पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह से होता है, कि नर्व इम्पल्स किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर ट्रैवल करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, एन इम्पल्स ट्रैवल्स अलोंग ए न्यूरॉन पाथवे। न्यूरॉन पाथवे इसको हम बोल रहे हैं। पाथवे क्या है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस मूव अक्रॉस न्यूरल सेल मेम्ब्रेन। आयंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन कॉजेस इम्पल्स टू मूव द नर्व सेल। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, पूछा जा रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रही है और साथ में साथ केमिकल भी रिलीज हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रैवल है वो हो कैसे रहा है। देखिए, वहाँ पर क्रिएट होती है पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे क्रिएट होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो एक जगह से दूसरी जगह तभी ट्रैवल करता है जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो इसी वजह से ही न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, वो हो पाता है उसी मेम्ब्रेन के जरिए से नर्व सेल में। नाउ व्हेन इम्पल्स रीचेस द एंड ऑफ द न्यूरॉन और द एक्सॉन, द इम्पल्स रीचेस ए साइनाप्स। तो जब भी आपके नर्व एंड में, एंड वाले पॉइंट में जाके पहुंचती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन जाके पहुंचती है, तो वहां पर क्रिएट होती है एक साइनाप्स। साइनाप्स इज द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप्स होती है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, उस गैप को हम बोलते हैं साइनाप्स। आगे बात करते हैं कि जो पाथवे है उसको डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से पाथवे काम करता है। देखिए, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो मुझे स्टिमुलस आया कि भाई मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मुझे प्यास लगी है। नाउ मेरे जो माउथ में जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, चलिए इसके बॉडी को पानी पिला दिया जाए। उसके बाद वहाँ पे जो डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स कौन से डेंड्राइट, आपको पूछा जाएगा कौन से सेल के डेंड्राइट, तो याद रखिएगा सेंसोरी न्यूरॉन। दो टाइप्स के न्यूरॉन यहाँ पे होते हैं। पहला हो गया सेंसोरी न्यूरॉन और दूसरा हो गया आपका मोटर न्यूरॉन। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन जो कैच करी जाती है, ब्रेन के पास सिग्नल भेजा जाता है, वो सेंसोरी न्यूरॉन के द्वारा होता है। और जो एक्शंस होती हैं, यानी कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक के पानी पीना है और ब्रेन ने इस हाथ को ऑर्डर दिया कि ग्लास को उठा लो, पानी पी लो, तो जो ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को काम करने के लिए जो एक्टिव होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन काम को करता है और सेंसोरी न्यूरॉन उस मैसेज को ब्रेन तक ट्रांसफर करा रहा है, इंफॉर्मेशन को। तो बात कर रहे हैं डेंड्राइट्स के पास आके पहुंच जाएगा, रिसेप्टर्स पहुंचा देंगे और सेंसोरी न्यूरॉन का वो डेंड्राइट होगा। उसके बाद डेंड्राइट से होते हुए वो कहाँ पे जाएगा, सेल बॉडी में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं। और सेल बॉडी से होते हुए वो उस न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट में चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हुए आपके एक्सॉन वाले पार्ट में चला जाएगा। एक्सॉन वाले पार्ट से फिर एक क्रिएट होगी साइनाप्स, यानी कि जो गैप्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर जब एक सेल से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो गैप्स को हम बोलते हैं साइनाप्स। और साइनाप्स की वजह से क्या होगा, दूसरे डेंड्राइट के पास ये चला जाएगा। दूसरे डेंड्राइट के पास अदर न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा, एक नर्व एंडिंग एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट्स सेल के पास से चला जाएगा और उसके में से फिर से उसके सेल बॉडी में जाएगा। उसके सेल बॉडी में से फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि वो न्यूरॉन, वेरियस अलग अलग न्यूरॉन सब मिलकर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल CNS हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच जाती। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। आपका यहाँ पे आ जाता है एक ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेगी तो दूसरा जो डेंड्राइट होगा कौन से सेल का, तो आप बोलेंगे अभी मोटर न्यूरॉन, क्योंकि फंक्शन को कराना है।
इंफॉर्मेशन तो सेंसोरी न्यूरॉन से आके पहुंच गई है ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। अभी जो होगा वो मोटर न्यूरॉन होगा जो कि काम करना चालू करेगा। मोटर न्यूरॉन के पास अभी जाके सीएनएस इंफॉर्मेशन भेज देगा कि एक ग्लास को उठाओ। अभी सेल बॉडी के पास फिर इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से फिर से एक्सॉन, और यहाँ पर आपका जो है रेस्पॉन्स जो है वो हो जाएगा। आपने पानी उठाकर पी लिया। तो ये जो है मैकेनिज्म जो है टोटल काम करता है जब तक कि कोई एक्शन परफॉर्म ना हो जाए या फिर जो है रेस्पॉन्स है आपका वो कंप्लीट ना हो जाए। ध्यान में रखिएगा कि जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, जो आप ये जो हमने जो क्रिएट करा सिचुएशन, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे कुत्ता दौड़ा रहे, भाग रहे हैं, कोई हीट गर्मी लग गई, हम भाग के चले गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। लेकिन आपके हार्मोन्स जो काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। जैसे आपके बॉडी में हाइट की ग्रोथ कराना हो, आपके बॉडी को मोटा कराना हो, तो ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। और जो आपके जो नर्व इम्पल्स जो क्रिएट करते हैं ये शॉर्ट टर्म वाला प्रोसेस होता है। तो सीएनएस को याद रखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक चीज़ याद रखेंगे पीएनएस, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी आपके स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से जितने भी दोनों साइड से जो न्यूरॉन्स निकले हुए हैं, दोनों साइड तक टोटल बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और कुछ नहीं, वही साइनाप्स जो है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। बात करते हैं, देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ए साइनाप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ ए मोटर नर्व एंड ए मसल्स। इट इज़ ए साइड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द नर्व इम्पल्स। यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल और एक्शन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, उसी को ही हम बोलते हैं क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए, यानी कि जो मसल्स हैं जिनके पास आपके रिसेप्टर्स जाके इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, उसी को हम बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब नर्व और मस्कुलर मतलब आपके मसल्स टिश्यू। तो ये प्रोसेस जो है आपको बस ये डेफिनेशन याद रखना है, ये प्रोसेस आपका नहीं पूछा जाएगा, ये क्लास 12 का पार्ट है। आगे बात करते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन अभी आ जाता है आपके न्यूरॉन्स के बाद। आपके न्यूरॉन बंच ऑफ न्यूरॉन से जो आपके ऑर्गन बना है, जिसको हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं, उसका नाम है क्या? ब्रेन। ब्रेन आपका 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने ब्रेन को डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है फॉर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन। ये 3 आपके ब्रेन्स के पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आपका हाइंड ब्रेन। तो स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्या? फॉर ब्रेन। और ये वाला पार्ट जो कहलाता है आपका मिड ब्रेन। और यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इन 3 चीज़ों को आपको याद में रखना है। देखिए, और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जाननी है, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ अभी। देखिए, तो आपको पूछा जाएगा कि फॉर ब्रेन का पार्ट्स क्या क्या है। फॉर ब्रेन, पहले बात कर लेते हैं फॉर ब्रेन की। फॉर ब्रेन में याद रखना है सेरिब्रम। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये सब, ये जो टोटल आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन में भी अलग अलग आपकी कुछ चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे जब इंडिविजुअली फॉर ब्रेन के ऊपर बात करेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली वो शो नहीं किया गया है। मिड ब्रेन की बात कर लें तो ये वाला पार्ट मिड ब्रेन होता है, जहाँ पर आपका थैलेमस प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है आपके किसमें? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जो बीच वाला ब्रेन है, और आपका ये कहलाता है थर्ड वन, दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम देखने को मिल रहा है, पॉन्स मिल रहा है और मेडुला ऑब्लिंगाटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स आपके आ जाते हैं हाइंड ब्रेन में, सेरिबेलम,
पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा। देखिए सेरिबेलम को और सेरिब्रम को कंफ्यूज नहीं करना है। सेरिब्रम जो है वो फॉर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर नीचे येलो कलर में आपको दिखाया गया है। आगे अगर बात करें कि आपके ब्रेन्स में जो फॉर ब्रेन वाला पार्ट है, फॉर ब्रेन का काम क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है होती हैं। फॉर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। यहाँ पे तीन चीज़ें आपके पास हैं, थैलामस, हाइपोथैलामस और आपका सेरिब्रम। ये तीन पार्ट्स आपके फॉर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट। यहाँ पे जो भी काम आप प्रोसेस कर रहे हैं कि आज पढ़ाई करनी है, आज हमने मैथ्स की पढ़ाई करी, आज हमने साइंस की पढ़ाई करी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है ब्रेन में वो आपके सेरिब्रम में हो रही है, फॉर ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट में हो रही है। ब्रेन एंड कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शंस। ये आपका जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको ब्रेन ही बताता है। कोई भी एक्शंस को, वॉलेंटरी ऑर्गन्स को जब हम काम कराते हैं, वॉलेंटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिसको कि हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपना ये हाथ हिला रहा हूँ तो ये वॉलेंटरी एक्शन होता है, लेकिन मैं अपने हार्ट को ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम रुक जाओ, क्योंकि हार्ट रुक गया तो ख़त्म। तो इंटरनल ऑर्गन्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी, और जिसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंटरी। तो ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट है वो थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंटरी एक्शंस को कर रहा है। द फोर ब्रेन प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट collected from various sense organs such as ears, eyes, nose, टंग और स्किन। यही फॉर ब्रेन के जरिए से आपके जो सेंस ऑर्गन हैं, पांचों सेंस ऑर्गन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करने का काम, प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ जो है आपकी यही फॉर ब्रेन वाली पार्ट जो है वो डिसाइड करती है। इट इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फॉर ब्रेन ह्यूमन्स प्लेस्ड ए हाईएस्ट लेवल इन द एनिमल चेन। आपको पता है कि जो हमारे ह्यूमन्स हैं वो सबसे एडवांस एनिमल होते हैं, और उस एडवांस एनिमल होने का रीज़न ये है कि हमारा जो फॉर ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड है दूसरे एनिमल्स के मुकाबले। तो इसी वजह से हम लोग एक एडवांस एनिमल कहलाते हैं, एक हाई लेवल के एनिमल्स होते हैं। अर्थ में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल आपका ह्यूमन बीइंग ही है। आगे बात करेंगे कि आपका जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम पर्टिकुलरली सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, और ये आपका फॉर ब्रेन का पार्ट होता है। देखिए सेरिब्रम इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बिगेस्ट पार्ट जो है आपका सेरिब्रम ही है। देखिए यहाँ पर आप फिर से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका सेरिब्रम, और सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है। दिस पार्ट्स वी एसोसिएट विद द हायर ब्रेन फंक्शन सच एज थिंकिंग और एक्शन। सोचना और एक्शन लेना ये सेरिब्रम का काम है। इट कंटेन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर सबकोर्टियल स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है, और इट सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली रिंकल्ड, यानी कि जो ब्रेन का पार्ट जो मुड़ा हुआ प्रेजेंट है, आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मुड़ के यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हाईली रिंकल्ड है, मुड़ा हुआ पार्ट है, एंड मेक्स द ब्रेन वेरी इफेक्टिव। जितना ज़्यादा ब्रेन मुड़ा हुआ पाया जाएगा उसका इंटेलिजेंस लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो कि 95% ला रहा है और कोई ऐसा बच्चा जो 60% ला रहा है, उसमें से ब्रेन का कंपैरिजन किया जाए तो 95% वाले बच्चे का ज़्यादा ब्रेन का जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो मुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 65% का कम हो सकता है वो किसी और काम में बहुत अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, क्रिएटिविटी में अच्छा हो, या फिर जो है बोलने में, स्पीकिंग में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा हो, तो उसका भी अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल जो है वो
हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है मुड़ा हुआ रहेगा। नाउ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगेन डिवाइड्स इनटू 4 डिवीजन। सेरिब्रल आपका जो कॉर्टेक्स है ब्रेन वाला पार्ट, उसके भी आपको 4 पार्ट्स याद रखने हैं। पहला है फ्रंटल लोब, जो फ्रंट वाले पार्ट में उसको बोलते हैं क्या, फ्रंटल लोब। दूसरा है पेरिटियल लोब, फिर है ऑसिपिटल लोब, फिर है टेम्पोरल लोब। 4 इसमें लोब्स होते हैं। लोब्स यानी कि जो डिवीजन है, पार्ट्स हैं, उसी को ही हम लोब्स कह रहे हैं यहाँ पर। जो आपका फ्रंटल पार्ट है वो कुछ क्रिटिकल चीज़ों को करता है, जैसे कि स्पीच हो गया, जैसे कि रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या फिर आपका कोई प्लानिंग हो गया, आपका मूवमेंट हो गया, या फिर जो रोना धोना इमोशंस हो गए। इन सब को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम जो है वो फ्रंटल लोब ऑफ द फोर ब्रेन करती है। कौन कौन सी चीज़ों को करती है सर? स्पीच को करती है कंट्रोल, रीजनिंग को, सॉल्विंग को, या फिर प्लानिंग को, मूवमेंट को, या फिर आपके इमोशंस को। समझ रहे हैं? किसी से प्यार करना, किसी के इमोशंस को समझना, ये सब चीज़ें जो हैं फ्रंटल लोब कर रही है। दूसरी बात करें पेरिटल लोब की, पेरिटल लोब एसोसिएटेड विद द लोब विथ रिकॉग्नाइजेशन, ओरिएंटेशन एंड प्रिसिपिटेशंस ऑफ स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आपके आती है, उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कराने के लिए आपका पेरिटल लोब रिकॉग्नाइज करता है उस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। यानी कि कोई कुत्ता ऐसे देखकर मुझे भौंक रहा है तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा, क्या वो मुझे दौड़ा के आके काटने वाला है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये काट लेगा, तो ये डिसीजन कौन लेगा? आपका पेरिटल लोब जो होगी, फोर ब्रेन का पार्ट होगी, वही डिसीजन लेगी और आपके बॉडी को भगा देगी, भाई भाग जाओ नहीं तो काट देगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं ऑसिपिटल लोब की। अगर बात करें, रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि कोई चीज़ हम जब देख रहे हैं, तो जब देखते हैं तो उसकी लाइट आके हमारे आंखों में वापस गिरती है, तब जाके हमारे ब्रेन को वो चीज़ दिखाई देती है। और ये प्रोसेस जो है, विजुअल प्रोसेस कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलेंगे ऑसिपिटल लोब, फोर ब्रेन का जो थर्ड वाला लोब है, ऑसिपिटल लोब, वही आपके विजुअल को कंट्रोल कर रहा है। बात करेंगे टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब जो होती हैं, लोब एसोसिएटेड विद द मेमोरी और आपका स्पीच, प्रिसिपिटेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडियो स्टिमुली। यानी कि आपको जो फ़ोन लगाते हैं, आपको पता लग जाता है, नया नंबर से आता भी है तो आपके पापा फ़ोन करे हैं या फिर कोई दोस्त फ़ोन किया है, आपको पता लग जाता है कि वो जो ऑडियो मेमोरी है आपके दिमाग में बैठ गई है कि इसकी आवाज़ ऐसी है, इसकी आवाज़ ऐसी है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये चीज़ को आपका टेम्पोरल लोब कराता है। साथ ही साथ जो मेमोरी है, जो आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं वो स्टोर हो रही है दिमाग में, तो कितनी पावर किसकी है रिटेन करने की, वो डिसाइड करेगा कौन? आपका टेम्पोरल लोब। नाउ द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 halves, डीप फॉरो दिस halves द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। अगेन जो आपका जो सेरिब्रम है उसको अगेन हमने अलग तरीके से 2 डिवीजन में ले रखा है। उसको हम बोलते हैं क्या? लेफ्ट हेमिस्फीयर और आपका राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, जो बीच से ऐसे कटा हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस डायग्राम में नहीं दे रखा है, तो ऐसे 2 जगह पे हम ऐसे बनाते हैं। अगर उसका व्यू हम चेंज कर दें तो ये वाला आपका लेफ्ट कहलाएगा, ये वाला आपका राइट हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। ईच साइड का जो फंक्शन होता है, दोनों साइड का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ईच साइड फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इवन थ्रो दे आर सिमेट्रिकल। दोनों एक जैसे हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जब आप 2 डिवीजन करते हैं तो दोनों साइड में अगर सेम साइज का देखने को मिलेगा ब्रेन, तो आपको उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर दोनों में अलग अलग साइज देखने को मिलेगी तो आप उसको एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल बॉडी होती है। तो ब्रेन को जब आप बीच से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और इधर आ जाएगा राइट हेमिस्फीयर। और आपकी अगर राइट हेमिस्फीयर की बात करें, लिंक टू क्रिएटिविटी, कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना पढ़ाई में नई नई चीज़ों को लेकर आता है, नई चीज़ें सीखता है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिएटिविटी। और ये वाला पार्ट आपकी राइट वाला हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। एंड लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिकल एबिलिटीज़
के ऊपर काम करता है। यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, कितना लॉजिक आपने लगा, कितना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, ये आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर काम कर रहा है। एंड कॉर्पस कैल्यूसम कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला है, ये हेमिस्फीयर राइट वाला है, इन दोनों को बीच में जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैल्यूसम, उसको हम नाम देते हैं। आगे बात करते हैं कि मिड ब्रेन में क्या है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। देखिए जो मिड ब्रेन है कनेक्ट्स द फॉर ब्रेन एंड द मिड हाइंड ब्रेन, यानी कि फर्स्ट ब्रेन और थर्ड ब्रेन के बीच में कौन होगा, आपका मिड ब्रेन होगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड वाले को कनेक्ट कर रहा है। इट एक्ट्स एज ब्रिज एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स फ्रॉम द हाइंड ब्रेन टू फॉर ब्रेन। हाइंड ब्रेन से फॉर ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही है वो मिड ब्रेन से होती हुई जा रही है। इट इज एसोसिएटेड विथ मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल यानी कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारे एक्शंस आपके मोटर कंट्रोल में आते हैं। और कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका जो मिड ब्रेन है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ साथ जो विजन है उसको भी कंट्रोल करता है, हियरिंग को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, और अलर्टनेस, फटाक से उठ जाना, कोई अचानक से घर में आ गया चोरी करने के लिए, फटाक से उठ गए, पता लग गया आपको, ये अलर्टनेस जो है वो मिड ब्रेन के ज़रिए से आती है। और आप हियरिंग, टेम्परेचर, विजन, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन कलेक्ट करके फॉर ब्रेन के पास भेजती है, ताकि फॉर ब्रेन उसको प्रोसेस करके फिर से एक्शंस के लिए जो है तैयार हो पाए। आगे बात करते हैं आपके हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट्स याद रखेंगे। पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, दूसरा पार्ट होता है पॉन्स, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो पहले बात करते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है। देखिए सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेट्स करता है मस्कुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन पोस्चर बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि आप स्ट्रेट खड़े हुए पा रहे हैं, स्ट्रेट होके चल पा रहे हैं, जो बॉडी का जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो कंट्रोल करने का काम आपका सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट कहलाता है क्या, सेरिबेलम। आगे बात करेंगे कि सेरिबेलम के बाद बात करते हैं किसकी, पॉन्स की। पॉन्स जो होता है जो कनेक्ट करता है कनेक्ट्स द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा। इन तीनों को पॉन्स के द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है। पॉन्स आपका इस जगह पे है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पॉन्स कहलाता है, ये वाला पार्ट। चलिए आगे बात करेंगे कि इट एक्ट्स रिले सेंटर अमॉन्ग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन को दोबारा से प्रोसेस करने का काम है वो आपका पॉन्स करता है। बात करेंगे आपके मेडुला ऑब्लिंगाटा की। तो मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है इस स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन, सबसे लोअर वाले पार्ट में, यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा कहलाता है। और इस मेडुला ऑब्लिंगाटा जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑटोनोमिक फंक्शन, जो जैसे हार्ट का ब्रीथ होना, ठीक है, हार्ट का पंप होना, जैसे कि आपकी किडनी का प्यूरिफाई करना ब्लड को, ये सारे जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं यही आपका रेगुलेट करता है। कौन, आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। जैसे कि हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, इन सब में ये रोल प्ले करता है। और प्राइमरी रोल इसका ये है कि कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इन तीनों को कनेक्ट करके रखने का काम भी करता है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए, जैसे कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर गई है, नीचे की ओर, तो यही आपका जो मेडुला ऑब्लिंगाटा, यहाँ से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर गया हुआ है। तो इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसको ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। नाउ अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि हाउ द ब्रेन प्रोटेक्टेड, कि ब्रेन प्रोटेक्ट किया कैसे जाता है। हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, बोन्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके पास होती हैं स्कल कवरिंग ऑफ 3 थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डायग्राम में, थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट,
और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस जगह पर एक बोन होती है, इस जगह पर एक बोन होती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ये वाला क्या पार्ट जो है आपका एक बोन है जिसको हम बोलते हैं आपका क्रेनियम। ये क्रेनियम जो है, क्रेनियम के प्रोटेक्ट करता है आपको, यहाँ पे बोन्स ब्रेन तक ना लग जाएं तो इसकी वजह से प्रोटेक्ट करता है। इसके बीच में एक लेयर होती है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि पतली पतली 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं इनकी, और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा रहता है। ऐसा इसीलिए कि जो ये रेड वाला पार्ट है, जो क्रेनियम है, वो ब्रेन के साथ अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया तो ब्रेन को जो है जार्क पहुंचेगी। ब्रेन और बोन डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो ब्रेन को डैमेज सहना पड़ेगा, डैमेज हो जाएगा ब्रेन। इसी वजह से ये वाला जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन 3 लेयर को हम कहते हैं मेनिंजेस, बोलते हैं मेनिंजेस, और मेनिंजेस बोलते हैं। और ये 3 लेयर जो हैं इनके अंदर एक फ्लूइड होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं, और इसी वजह से ब्रेन का प्रोटेक्शन हो पाता है। देखिए अगर स्लाइड में आ जाएं तो प्रोटेक्ट होती है एक स्कल के द्वारा, एंड 3 वहाँ पे लेयर होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं उनको हम बोल रहे हैं क्या, मेनिंजेस। द ब्रेन इज ऑल्सो कॉजनेड बाय द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन मेनिंजेस के बीच में। आओ दिस वाटरी फ्लूइड, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। बात हो रही है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में ही नहीं बल्कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आपके वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट होने से बचाता है। प्रोड्यूस स्पेशल सेल्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन में आपके वेंट्रिकल्स होते हैं और इन वेंट्रिकल्स के द्वारा ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ब्रेन के मेनिंजेस वाले पार्ट में कवर होती है। मेनिंजेस 3 लेयर्स होती हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। क्यों और किस तरह से नर्वस टिश्यू एक्शंस को क्रिएट करते हैं। देखिए, व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल्स फाइबर मस्ट मूव। जब भी कोई इम्पल्स मसल सेल्स के पास पहुंचती है तो आपके मसल सेल्स के पास होते हैं कुछ ऐसे करके बैंड्स। इन बैंड को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं डार्क बैंड, दूसरा होता है लाइट बैंड। तो ये लाइट बैंड और डार्क बैंड जब कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होते हैं तो उस टाइम में आपकी मसल्स को मूव होना पड़ता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट बैंड और आपके डार्क बैंड के मूवमेंट की वजह से ही आपकी मसल्स की मूवमेंट होती है। द मसल्स सेल्स मूव बाय द चेंजिंग देयर शेप एंड शॉर्टन, यानी अपने आप को स्क्वींच कर लेंगे या फिर लंबा कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी रीअरेंजमेंट हो सकती है। अरेंजमेंट होगी, शेप उसका चेंज होगा। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ऐसे सीधे है, मैं इसको ऐसा कर पा रहा हूँ, तो ये एक चेंज हो रही है मसल्स में। और ये कब होगा, किसी भी रेस्पॉन्ड को करने के लिए ये काम हम करते हैं। और रेस्पॉन्ड कब करते हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या फिर इंटरनल स्टिमुलस आता है तब। और ये नर्व के द्वारा करी जाती है, नर्व सेल के द्वारा ये रेस्पॉन्ड होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ साथ केमिकल इम्पल्सेस का भी यहाँ पर रोल है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, मैसेज ट्रांसफर होना। व्हेन दिस हैपेंस, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव मसल सेल्स शॉर्टर फॉर्म। तो जो मसल्स में प्रोटीन्स होंगे, यही डार्क बैंड और लाइट बैंड जब होंगे, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है आपके मसल सेल्स को शॉर्ट या फिर लॉन्ग कराने में हेल्प करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ये करा पाता है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन एक्शन एंड
इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये याद रखिएंगे कि एक इनवॉलेंटरी होता है, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, फटाक से ये रेस्पॉन्ड हो जाता है। मच्छर यहाँ पे अगर मेरे गाल में कान में बैठा हुआ है तो फटाक से ऐसे बिना देखे कर देता हूँ, तो ये एक सडन एक्शन हो जाती है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये फंक्शन को कराया जाता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडॉप्ट एंड एडवर्स circumstances that could have potential cause bodily harm even death। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई हार्म पहुंचने वाला होता है, उस मोमेंट में आपकी रिफ्लेक्स एक्शन या फिर इसको रिफ्लेक्स आर्क भी हम कहते हैं, ये काम करता है। जैसे कि आपके पैर में अगर कांटा चुभने वाला आपने देख लिया, फटाक से आप बिना कोई सोच समझे आप जंप कर देते हैं, नहीं तो कांटा पैर में चला जाएगा। तो इसी तरह से बॉडी में अगर कोई डेंजर हमें पता लगे कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचने वाली है, तो उस टाइम में रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो नर्व सेल्स के द्वारा किया जाता है। पुलिंग आउट ऑफ हैंड्स अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे टच किया तो फटाक से ऐसे हाथ को क्या करते हैं, खींच लाते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर हाथ वहाँ पे रह जाए तो आपका हाथ जल जाएगा और ये बॉडी के लिए एक हार्म है। तो इसी वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व सिस्टम के द्वारा करी जाती हैं। आगे बात करें कि देखिए एग्जाम्पल दे रखा है रिफ्लेक्स आर्क्स में कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इस हॉट ऑब्जेक्ट में इसको आपने टच कर दिया, टच जब किया तो स्किन के पास आपके हीट पहुँच गई, तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो हीट को पहचान लेंगे और सेंसोरी न्यूरॉन के पास उसको भेज देंगे। सेंसोरी न्यूरॉन जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देगा। स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जब भेज देगा तो स्पाइनल कॉर्ड फटाक से एक्शन लेगी और मैसेज करेगी, मैसेज भेज देगी ब्रेन को, लेकिन साथ ही साथ वो उसमें रिले करेगी उसमें, और मोटर न्यूरॉन जो होंगे उन मोटर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेज देगी और इन्फॉर्मेशन की वजह से मोटर न्यूरॉन इधर आएंगे और हाथ को वहाँ से फटाक से खींच लेंगे। ये जो है दो न्यूरॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक सेंसोरी न्यूरॉन, एक है आपका मोटर न्यूरॉन। सेंसोरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने एक ऐसे न्यूरॉन को काम भेजा जो कि वो काम कर सकता था, वो है आपका मोटर न्यूरॉन। तो इस तरह से कोई भी रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो पाती है। अगर हम बात करें मूवमेंट्स इन प्लांट की कि प्लांट्स क्या मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, प्लांट्स भी आपके मूवमेंट्स कर सकते हैं। और किस टाइप के मूवमेंट होते हैं, कितने मूवमेंट होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए पहला टाइप है ट्रॉपिक मूवमेंट, उनको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नास्टिक मूवमेंट। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है और नास्टिक मूवमेंट होता क्या है, और ये आपके प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी बात करेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या, किसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। देखिए द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। तो कोई भी स्टिमुलस अगर आती है प्लांट को, हमें पता है स्टिमुलस क्या होती है, तो अगर प्लांट को भी इस तरह से कोई स्टिमुलस आती है और उसके अकॉर्डिंग प्लांट कोई रेस्पॉन्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। देखिए पहला जो रेस्पॉन्ड करता है अपने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म। अब बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म होता क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो बात करें मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट के प्रेजेंस में वो अपने मूवमेंट को चेंज कर रहा है, टुवर्ड्स द लाइट अगर वो मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे कि प्लांट का शूट होता है, शूट अपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि टुवर्ड्स द सन की ओर ये ग्रो कर रहा है। तो सन की ओर अगर ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट कर रहा है दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द लाइट।
अगर बात करें कि शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक while the root is negatively phototropic, अगर इस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में ले लें तो पॉजिटिव का मतलब ये रहेगा कि प्लांट्स जो है ऊपर की ओर टूवर्ड्स द सन और टूवर्ड्स द लाइट जो मूव कर रही है, दैट इज योर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और जो रूट जो क्या कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है, यानी कि लाइट से जो है दूर भाग रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, बात करते हैं कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जो सेकेंड मूवमेंट है आपका, सेकेंड टॉपिक में आ जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म है क्या, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी। अगर अर्थ की जैसे एक ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पावर है, अगर वो ग्रेविटी की ओर अगर बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ के, ये अगर आपका अर्थ है और इसके अंदर अगर अंदर की ओर बढ़ता जा रहा है कोई भी प्लांट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि अगर जियोट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, तो जो अर्थ के अंदर की ओर बढ़ रहा है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होगा। यानी कि बात हो रही है रूट की, रूट आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होगा और जो आपका शूट होगा वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होगा। यानी कि जियोड की और वो डेवलपमेंट उसकी नहीं हो रही है, उसकी अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम प्लांट्स को इस तरह से भी रख देते हैं तो ये वाला पार्ट जो है लाइट की ओर बढ़ रहा है और ये आपको बोल सकते हैं कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है अगर ये शूट वाला आपका पार्ट हो जाता है। और आपका जो रूट वाला पार्ट है, ये सब जो है नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये लोग आपके पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर पानी की और अगर डेवलपमेंट हो रही है प्लांट की, कि जिस जगह पर पानी है उसकी और प्लांट आपका डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो कहलाएगा क्या, हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स जो है आपके ग्रो होते हैं टूवर्ड्स द वाटर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी डायरेक्शन में जो है रूट की ग्रोथ होती है, क्योंकि रूट ही एक ऐसा पार्ट है जो कि प्लांट के हर एक पार्ट तक वाटर को एब्जॉर्ब करके पहुँचाएगा सभी पार्ट्स तक, ताकि उसका मैकेनिज्म जो है वो रन हो पाए। तो सॉइल में आपका मॉइस्ट प्रेजेंट होगा वहाँ पे, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। आगे बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स इज कॉल्ड द कीमोट्रॉपिज्म। अगर कोई ऐसा केमिकल है प्लांट की बॉडी में या फिर किसी वजह से उसके पास ये केमिकल आके पहुंचता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने मूवमेंट को चेंज करता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कीमोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि आपका ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब आप ये देख रहे हैं, पोलन ट्यूब जो है क्या करता है, ओव्यूल की ओर बढ़ता है, यहाँ पे डेवलप होके यहाँ पर ओव्यूल के पास आके पहुँच जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है कीमोट्रॉपिज्म का, और यही एक एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में आ सकता है कीमोट्रॉपिज्म का। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आ जाते हैं सेकेंड मूवमेंट में, जिसको हम बोलते हैं क्या, नास्टिक मूवमेंट। तो बात करें अगर नास्टिक मूवमेंट की, तो नास्टिक मूवमेंट होता क्या है। नास्टिक मूवमेंट इज नॉट ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, जैसे कि हमने जियोट्रॉपिज्म में पढ़ा, जैसे कि हमने आपके कीमोट्रॉपिज्म में पढ़ा, जैसे कि हमने आपके
फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा, ये इस तरह का मूवमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है फिर? नास्टिक मूवमेंट forms whichever direction of the stimulus is applied is affected all the parts of the organ of the plant equally and they always move in the same direction। यानी कि नास्टिक मूवमेंट में आपके डायरेक्शन क्या होगा कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो है चेंज होगी और ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट इक्वली एंड दे ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। बात करने की नास्टिक मूवमेंट क्या एग्जाम्पल होगा तो आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि एक नाम दे रखा है मिमोसा पुडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको टच मी नॉट प्लांट भी हम बोलते हैं। तो आपका जो मिमोसा पुडिका है, जब आप इस प्लांट को ऐसे यहाँ पे टच करते हैं तो ये आपका जो है प्लांट के लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बात करें और एक एग्जाम्पल की, आपको पता है कि वेनस फ्लाई करके एक प्लांट होती है, तो वहाँ पर ये जो आपको नुकीले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फिंगर हेयर लाइक ब्लेड आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे? ओपन रहते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट इनका जो है स्मेल की वजह से इनके पास आके पहुंचता है तो ये यहाँ पे बैठता है, तो इसको ट्रैप कर लिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे करके क्लोज कर दिया जाता है ताकि अब जो है आपका जो इंसेक्ट है वो बाहर ना निकल पाए और इंसेक्ट को एकदम जकड़ के उससे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ले लिए जाते हैं और फिर बाद में उसकी बॉडी को जो है अपने इस ट्रैप से बाहर छोड़ दिया जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड में तो 4 o'clock प्लांट भी है। 4 o'clock प्लांट भी आपका नास्टिक मूवमेंट शो करता है। बात कर लें अगर मूवमेंट एंड टॉपिक मूवमेंट को लेकर तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से हमको चीज़ों को याद रखना है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ग्रोथ की अगर बात करें तो नास्टिक मूवमेंट में किस तरह का ग्रोथ होता है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी कि ग्रोथ जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन टॉपिक मूवमेंट में क्या है? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। आपको पता है कि लाइट जो है मूव कर रही है, लाइट की डायरेक्शन में शूट मूव कर रहा है, जियो आपका अर्थ के अंदर की ओर आपका रूट मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। ऐसे ही जियोट्रॉपिज्म हो रहा है, कीमोट्रॉपिज्म हो रहा है। तो ग्रोथ आपकी याद रखिएगा आपकी डिपेंडेंट होगी टॉपिक मूवमेंट में और नास्टिक मूवमेंट में ये आपकी इंडिपेंडेंट होगी। बात करें टाइम ऑफ एक्शंस की तो ये नास्टिक मूवमेंट जो है फटाक से हो जाते हैं। आपने लीफ को टच किया मिमोसा पुडिका तो ये फटाक से क्लोज हो जाती है। आपने जो है जो आपका इंसेक्ट्स आके बैठ गया अगर फ्लावर में तो फ्लावर फटाक से जो है क्लोज हो गई, तो वेनस फ्लाई जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं फटाक से इमीडिएटली होती हैं। लेकिन जो टॉपिक मूवमेंट होता है लाइट की ओर उसको ग्रोथ करना पड़ रहा है या फिर अर्थ की ओर उसको ग्रोथ करना पड़ रहा है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जियोट्रॉपिज्म हो या फिर फोटोट्रॉपिज्म हो या फिर कीमोट्रॉपिज्म हो, इसमें टाइम लगता है, इसमें समय जो है ज़्यादा लगता है कंपेयर टू नास्टिक मूवमेंट। अगर हम बात करें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि आपने टच किया तो फटाक से वो अपना मूवमेंट शो कर देती हैं। किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो टॉपिक मूवमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट होती है उनकी, जैसे कि टुवर्ड्स द लाइट या फिर अवे फ्रॉम द लाइट। नेक्स्ट बात करें आपके रीज़न फॉर एक्शन की तो चेंज इन टर्गर प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलता है उनके बॉडी में, और यानी कि वाटर की मूवमेंट हो जाती है। वाटर मूवमेंट की वजह से वो इस तरह के मूवमेंट जो हैं कर पाते हैं। अगर हम बात करें टॉपिक मूवमेंट की तो टॉपिक मूवमेंट में सेल डिवीजन जो है होता है, एक सेल से और बहुत सारे सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ही जो है आपकी
प्लांट की आगे ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन जब होगी तभी तो प्लांट टुवर्ड्स द लाइट ग्रोथ करेगा या फिर टू अवे फ्रॉम द लाइट ग्रोथ करेगा। इसी को हम बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन की वजह से ही उसकी ग्रोथ हो पाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्टरनेट नेम अगर कुछ प्रेजेंट है तो। नेस्टिक का हम उसको नेस्टिस ही बोलते हैं और ट्रॉपिक का हम उसको ट्रॉपिज्म के नाम से भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेस्टिक मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है टच ऑफ द लीव्स, ठीक है, तो टच बी नॉट प्लांट इसको हम बोलते हैं, या ओपनिंग अप क्लोजिंग अप स्टोमेटा भी जो है वो आपके नेस्टिक मूवमेंट में आ जाता है। या फिर वेनस फ्लाई का जो ट्रैप था, वेनस फ्लाई का ट्रैप था वो भी इसमें आ जाता है। अगर हम बात करें आपके ट्रॉपिक मूवमेंट की तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म, ये 4 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट आ जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन की बात करते हैं। आई होप के सारे टॉपिक्स में आप समझ गए होंगे, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है समझ गए होंगे, और टॉपिक मूवमेंट में सारी 4 टॉपिक मूवमेंट जो हैं आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। बात करते हैं प्लांट्स हार्मोन की, तो हार्मोन्स आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हार्मोन्स क्या होते हैं? सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड विथ प्लांट्स दैट ऑक्योर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। प्लांट्स हार्मोन कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। देखिए प्लांट हार्मोन जो है सिग्नल मॉलिक्यूल है, मतलब ये है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए आपके हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दैट ऑक्योर्स इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये हार्मोन्स जो है प्लांट की बॉडी से रिलीज होते हैं एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इससे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि फ्रूट्स बन रहे हैं, लीव्स बन रही हैं, ये सब चीज़ें जो है हार्मोन्स के द्वारा ही करी जा रही हैं प्लांट बॉडी में। आगे बात करें फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से लेकर टू रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गन साइज, पैथोजन डिफेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें प्लांट के द्वारा उसके हार्मोन्स के द्वारा करी जाती हैं। पहली चीज़ क्या बताया? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन जो है उसकी डेवलपमेंट कितनी होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हार्मोन ही डिसाइड करती है। पैथोजन डिफेंस, यानी कि अगर कोई बीमारी अगर आ जाए, कोई वायरस बैक्टीरिया उसको अटैक कर दे प्लांट को, तो उससे उसको डिफेंस करना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी हार्मोन का ही होता है। आगे बात करेंगे स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब ये है कि प्लांट को जब तेज़ हवा चलती है, मौसम बदलता है, फटाक से बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, सर्दी हो जाती है, इस टाइम में प्लांट्स को जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेस टॉलरेंस, और उस टाइम में ये हार्मोन उसका साथ देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी उसका योगदान होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसके डेवलपमेंट और नए प्लांट्स का बनने के लिए भी यही हार्मोन जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप ये चीज़ आप क्लियर होंगे दिमाग में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके टॉपिक में, दैट इज़ ऑक्सिन। ऑक्सिन हम पहला हार्मोन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं प्लांट्स बॉडी में। तो ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन इज़ ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ये एक सिंगल हार्मोन नहीं होता बल्कि एक ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है। हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूज इन प्लांट्स, प्लांट्स में अलग अलग तरीके से इस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ऑल द टिश्यू ऑफ प्लांट्स, however they tends to be concentrated in the मेरिस्टेम ग्रोथ सेंटर which at the forefront of the growth। बात हो रही है ऑक्सिन की, तो इस जगह पर पर्टिकुलरली पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, ताकि वो जो है ग्रोथ करा पाए टूवर्ड्स द लाइट। तो ऑक्सिन याद रखिएगा, ऑक्सिन हमेशा जो है टिप ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, जो कि टूवर्ड्स द लाइट उसको ग्रोथ करने में मदद करता है।
और एक चीज़ भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है जिस तरफ लाइट आ रही है, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाके छुप जाता है, जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ मूवमेंट हो जाती है और ये इस तरह से ग्रोथ करती है। लाइट इस तरफ से आ रही है तो प्लांट जो इससे खड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन इस साइड में आज आके रुक जाएगा, तो लाइट से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रह जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा बेंड और ऐसे ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की टुवर्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। तो नाउ अगर दीज सेंटर्स रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड व्हिच आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द रूट, ऑल्सो रूट्स को भी जो जियोट्रॉपिक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो हो रहा है, ऐसे अगर यहाँ से प्लांट गया है नीचे की ओर जो रूट बन रही है, उस रूट के टिप में भी प्रेजेंट होगा कौन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ताकि जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो पाए, और यही आपकी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं इसको। नाउ इट टिश्यू बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट ऑफ द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जितनी भी ग्रोथ होगी, वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग उस प्लांट की ग्रोथ होती है। आ जाते हैं सेकेंड हार्मोन पे, प्लांट के सेकेंड हार्मोन में, जिसका नाम है जिबरलिन। ये आपका सेकेंड हार्मोन है जिबरलिन। जिबरलिन फाउंड इन मेरिस्टेम ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड रूट्स एंड यंग लीव्स एंड एम्ब्रियोज। इन सब जगहों पर जो आपका जिबरलिन है पाया जाता है। दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, एपिकल बर्ड में, रूट में, लीव्स में और एम्ब्रियोज में। याद रखिएगा यंग लीव्स की बात हो रही है। नाउ इन नेचर जिबरलिन फंक्शन का क्या, इसका फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। देखिए पहला चीज ये क्या करता है, हेल्प्स इन सीड एंड बर्ड्स ब्रेक डोरमेंसी, यानी कि जो आपका सीड है उस सीड को टूटकर नए एक पौधे में बदलने में उसको मदद करता है। डोरमेंसी यानी कि क्या है, डोरमेंसी का मतलब होता है जो सीड है वो एक क्लोज पैक्ट में प्रेजेंट है, उसके टूटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डोरमेंसी। तो यहाँ पे जर्मिनेशन इसी की वजह से हो पाती है, जिबरलिन की वजह से। आगे बात करें, मेक स्टेम लेंथन, यानी कि स्टेम को जो है लंबा करने में भी मदद करता है आपका जिबरलिन। आगे बात करें, इन्फ्लुएंस लीफ ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग करना, लीव्स की ग्रोथ करना और फ्रूट्स के डेवलपमेंट, फ्रूट का बनना, चाहे वो मैंगो हो, एप्पल हो, कोई भी आपका फ्रूट हो, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल रहता है। कौन, आपका जिबरलिन। बात करें इन्फ्लुएंस रूट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में भी मदद करता है। रूट ग्रोथ कराता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि एक आपका सेल है, आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसको परमानेंट सेल में अगर बदलना है तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। और फिर उसको जब नए फिर दूसरे सेल में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को आपका परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलने के लिए जो प्रोसेस चलता है उसको हम बोल रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन। नाउ बात करें ये ग्रोथ में भी आपकी मदद करता है। अप्लाइड बाय ग्रोअर टू इनहांस स्टेम लेंथ एंड कंट्रोल राइपनिंग, इसका एक्सटर्नल यूज किया जाता है जिबरलिन का, जिसकी वजह से आपका जो स्टेम का लेंथ है उसको इंक्रीज किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके राइपनिंग ऑफ द फ्रूट को। राइपनिंग यानी कि पकना, जो फ्रूट्स होते हैं जल्दी पक जाते हैं तो उनमें हम जिबरलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करें, थर्ड हार्मोन की बात कर रहे हैं। थर्ड हार्मोन आपका कौन है, साइटोकाइनिन। थर्ड हार्मोन आपका है साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन आर ए क्लास ऑफ प्लांट सब्सटेंस फाइटो हार्मोन, ये एक फाइटो हार्मोन होता है। फाइटो हार्मोन क्या काम करता है, देखिए द प्रोमोट्स सेल डिवीजन। ये आपका साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को आपका जो है प्रोमोट करता है, समझ रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करना के लिए हेल्पफुल रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। इन प्लांट रूट एंड शूट में यह देखने को मिलता है, रूट में और शूट में। दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरीली इन सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन बट ऑल्सो इन एपिकल डोमिनेंस एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स
ग्रोथ एंड लीफ सेनेसेंस। इन सारी चीज़ों में ये देखने को मिलता है। लीफ सेनेसेंस का मतलब ये है कि लीफ का जो झड़ना उसको हम बोलते हैं लीफ सेनेसेंस। तो इसके लिए आपका साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये आपके एपिकल मेरिस्टेम में, ऑक्सिलरी बर्ड में, ग्रोथ में, इन सब में ये जो है भागीदार होता है। जितना ज़्यादा साइटोकाइनिन होगा उतना ज़्यादा माइटोसिस चलेगा, सेल डिवीजन चलेगा, और जितना ज़्यादा माइटोसिस चलेगा उतना ज़्यादा सेल्स बनेंगे, और जितना सेल्स बनेंगे उतना ही प्लांट का ग्रोथ होगा। तो साइटोकाइनिन आपको इन सब में मदद करता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट हार्मोन में जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन में जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ये आपका फोर्थ हार्मोन हो गया। अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें उसको ए बी हम बोलते हैं, ऑफन रिफर्ड एज इनहिबिटोरी रेदर देन स्टिमुलेटरी हार्मोन। बाकी जो आपने हार्मोन्स पढ़े वो उसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टिमुलेटरी हार्मोन, लेकिन ये एक इनहिबिटोरी हार्मोन होता है, यानी कि इनहिबिशन करता है, रोकता है चीज़ों को। ये इन्वॉल्व इन द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा को बंद करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हैं? नाउ बर्ड और सीड की जो डोरमेंसी है इसको इनहिबिट करने के लिए भी इसी हार्मोन का रोल होता है, यानी कि उनको बढ़ने ही नहीं देता है। स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? जो लेयर होती है आपके लीव्स की, आउटर जो सेल होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो आपके स्टोमाटा में जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उस चीज़ को रेगुलेट करता है कौन? आपका एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट्स करता है प्लांट्स मेटाबॉलिज्म को एंड सीड जर्मिनेशन को। सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ द सीड, और प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों आ जाते हैं उसको रेगुलेट करने का, इनहिबिट करने का, रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। मेनली इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग एब्सेशन एंड डोरमेंसी, यानी कि ये क्या करता है? रेगुलेट कर रहा है एब्सेशन को और डोरमेंसी को, ग्रोथ को रोकने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड्स एंड हेल्प्स इन द विथस्टैंडिंग डिसीजंस एंड अनफेवरेबल ग्रोथ ऑफ द फैक्टर, यानी कि जो सीड है उसको जर्मिनेट ना होने देने की कोशिश करता है ये, समझ रहे हैं? और जो है सारे के सारे डेवलपमेंट्स को रोकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा ना हो कि प्लांट बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और एक दिन अर्थ से मून तक पहुंच जाए, तो हमें रॉकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैठेंगे और रॉकेट नहीं चाहिए, मतलब प्लांट में चढ़ते चढ़ते पहुंच जाएंगे मून पर और तोड़ लाएंगे चांद को। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़े, इसीलिए आपके लीव्स जो है, जो प्लांट जो है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रोथ होता है, उसके बाद वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपका फिफ्थ वाला हार्मोन, लास्ट हार्मोन जिसको हम कहते हैं क्या? इथाइलिन। इथाइलिन आपका फिफ्थ प्लांट हार्मोन है और लास्ट हार्मोन है। बात करें इथाइलिन की तो ये ग्रोथ प्रमोटर होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, एज वेल एज इनहिबिटर, और ये एज ए इनहिबिटर भी काम करता है, दोनों काम कर रहा है। तो ये काम कैसे कर रहा है? फिर ग्रोथ करा रहा है कि इनहिबिट करा रहा है? देखिए बात करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये गैसियस हार्मोन होती है। इथाइलिन आपकी एक गैस होती है और एज ए हार्मोन की तरह वो काम कर रही होती है। इसके फंक्शन की बात करते हैं, इथाइलिन के फंक्शन की। स्टिमुलेट फ्रूट राइपनिंग, यानी कि फ्रूट्स का पकना, जो फ्रूट्स पक जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं उस टाइम में ये रेस्पॉन्सिबल होता है उस काम के लिए। नेक्स्ट बात करें, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना है या फिर यूनिसेक्सुअल होना है, ये चीज़ भी डिसाइड कौन करता है? आपका इथाइलिन हार्मोन। नेक्स्ट बात करें, इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर इन ए मेल प्लांट। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों बनते हैं, तो इस टाइम में भी आपके मेल प्लांट में फीमेल फ्लावर्स को बनने में मदद करता है आपकी इथाइलिन हार्मोन। यानी कि जेंडर की कोई भी चीज़ आ जाए, मेल या फिर फीमेल वाली बात आ जाए प्लांट में, तो याद रखेंगे हार्मोन का नाम इथाइलिन हार्मोन। आगे बात करें, प्रोमोट्स इन एपोजियोटॉपिज्म इन रूट्स,
यानी कि रूट्स में जो जियोट्रॉफिज्म होता है उसमें भी ये मदद कर रहा है। कौन? इथाइलिन। बात करें हेल्प्स इन द रूट इनहेबिटेशंस एंड पॉलिनेशन, यानी कि रूट्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने देता, इनहेबिट कर देता है, और जो पॉलिनेशन है उसको भी कराता है। पॉलिनेशन जिसकी प्रोसेस से जो है आपकी फ्रूट्स बनती है और रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आके पॉलन ग्रेन्स आके गिर जाते हैं या फिर सेम फ्लावर में गिर जाते हैं। तो जब भी जाइगोट आपका फॉर्मेशन होता है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। बात करें इथाइलिन की, क्रिएट्स इन स्पीड ऑफ लीफ एंड फ्लावर सेनेसेंस इंक्रीज। देखिए जो सेनेसेंस है यानी कि जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है उसमें बढ़ावा करने के लिए ये इथाइलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि लीव्स का झड़ना, आपके फ्रूट्स का झड़ना, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये इथाइलिन हार्मोन कर रही है। इंड्यूस सीड जर्मिनेशन को भी इंड्यूस कर रहा है एंड इंड्यूस ग्रोथ, रूट ग्रोथ, इंक्रीज इन द कैपेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू द जाइलम, किसकी वजह से ये होती है? जाइलम ही आपका वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है उसको पास कराने के लिए, उस चीज़ को इंक्रीज कराने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कितना रिक्वायरमेंट पानी है, कितना रिक्वायरमेंट मिनरल्स है, फटाक से भेजो। कौन भेजेगा? किसकी मदद से भेजेगा? इथाइलिन की मदद से भेजेगा और जाएगा वो जाइलम से। तो ये आपका हो जाता है चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और आपने इस लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह से सारे के सारे चैप्टर्स हम इसी चैनल में कवर करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। धन्यवाद।